नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। इसे आप भले ही साजिश समझें या इसे कसूर समझें, आप ये मानें कि भारत के खिलाफ साजिश हो रही है या ये समझें कि भारत में धांधली चल रही है, फैसला आपको करना है। लेकिन लगातार जो खबरें आ रही हैं वो भारत को कलंकित करने वाली खबरें हैं। इन खबरों के ज़रिए भारत लगातार कलंकित हो रहा है और इन खबरों को लेकर हमारे देश के जो नीति नियंता हैं, हमारे देश की जो लीडरशिप है, वो चुप बैठी हुई है, सुट बैठी हुई है। और एक आध बार देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इसका खंडन करने की कोशिश की और जल्दी ही कुछ दिन में हथियार डाल दिए। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर रहा है, एक खास तरह के बिजनेस में एक लंबे समय से, और किस तरह से जो भारत की ताकत है ये ताकत खतरे में आ गई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। देखिए, सरकार को ना चीज़ों में कई बार समर्थन करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है इंडस्ट्री का। जैसे चीनी का मामला आया, भारत की चीनी दुनिया भर में निर्यात होती थी और ब्राज़ील ने भारत के ऊपर एक बड़ा सवाल उठा दिया और उसको लेकर वो WTO चला गया कि अपने देश में एक गन्ना किसानों को सब्सिडी देखें। आप सोचिए, किसान की सब्सिडी छीनने का खेल सिर्फ भारत से नहीं हो रहा है, विश्वव्यापी जो समझौते किए हुए हैं उनका नतीजा है। तो ये जो है अपने गन्ना किसानों को देते हैं सब्सिडी, इसलिए इनकी चीनी होती है सस्ती और हमारी चीनी नहीं बिक पाती है, इसलिए इनके ऊपर ड्यूटी लगाई जाए या इनके ऊपर फाइन लगाया जाए और जुर्माना लगाया जाए। तो उसके बाद में क्या हुआ, इस मामले में ब्राज़ील की सरकार वहाँ के चीनी उत्पादकों के साथ आई। भारत की सरकार ने भी इस मसले पे बात की। इसी तरह से अब जो बड़ा खतरा सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक तो ये चीज़ स्पष्ट कर लीजिए कि भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, दवा बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया में उसकी दवाएं पहुंचने लगी हैं। और कुछ लोगों का अनुमान तो यहाँ तक है कि जो मॉलिक्यूल हम चाइना से मंगा के दवा बनाते हैं, उस चाइना से ज़्यादा दवा बना के हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं और हम वर्ल्ड लीडर बनने वाले हैं चाइना को क्रॉस करके। ऐसी बातें लिखी गई हैं। हालांकि जहां मैंने पढ़ी उन जगहों पे क्रेडिबल संस्थानों की थी, लेकिन कहीं डाटा सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं इसको आप पे छोड़ता हूं। अब बात आती है कि ये जो फार्मा कंपनियां इस तरह से कारोबार कर रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं, दुनिया के हर हिस्से में हमारी दवाएं जा रही हैं, उन दवाओं के ऊपर क्या हो रहा है। खबर आई है फिर से, और वो है 50,000 ट्यूब थे भारत के आँख में डालने वाले। 50,000 ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर कंपनी के थे, उसको रिकॉल कर लिया गया है। किसने रिकॉल किया है? US FDA के ऐतराज़ के बाद इसको रिकॉल किया गया है। और इसमें क्या कसूर था इसका, ये बताया गया है कि ये जो ट्यूब थे इसके अंदर वायरस पाया गया, वायरल इन्फेक्शन पाया गया। अब आप इसको देखिए, चेन्नई की दवा कंपनी है और इसकी जो आई ऑइंटमेंट बनाता था ये पूरा का पूरा इसको हार कर अपना पूरा अलॉटमेंट वापस लेना पड़ा, लॉट वापस लेना पड़ा। इसमें दो सवाल उठते हैं। एक सवाल ये कि क्या भारत का ये जो ऑइंटमेंट बन रहा था इसमें जानबूझकर वायरस मिलाया गया, पहली चीज़। दूसरा सवाल ये कि अगर ऐसा नहीं है तो भारत की जो दवा निर्माता कंपनियां हैं वो कितना घटिया तरीके से दवा बनाती हैं। इसका एक उदाहरण है कि आप लोगों की आंख में डालने के लिए ट्यूब बना रहे हो, उस ट्यूब के अंदर वायरस हैं। यानी आपके स्टैंडर्ड क्या हैं। 28 मार्च को एक और खबर आती है और उस खबर में ये आता है कि 18 कंपनियों के भारत के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। किसने रद्द किए हैं? रद्द करने वाली संस्था है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCI, जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, नियामक संस्था, जो दवा कंपनियों के क्वालिटी को कंट्रोल करती है। 18 कंपनियों के लाइसेंस दर्ज किए और इसमें 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 15 दिन के अंदर ये चेकिंग कर ली गई और 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। 76 कंपनियों के खिलाफ इसमें एक्शन हुआ। अगेन इतने सारे 15 दिन के अंदर एक्शन हो गए, उससे पहले 6 महीने में, साल भर में कोई एक्शन नहीं, उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं। तो ये बड़ा सवाल है कि भैया आप सो रहे थे क्या?
और इन 15 दिन में ही आप अचानक क्यों जाग खड़े हुए? 15 दिन में आप इसलिए जाग खड़े हुए क्योंकि आपके कफ सिरप को पीने से बच्चों के मरने की खबरें आईं। उन खबरों को देश के खिलाफ आपके स्वास्थ्य मंत्री ने पहले साजिश घोषित कर दिया और बाद में हार कर चुकी WHO उसको बैन कर चुका था। आपने कहा हाँ गलती हो गई और आप एक्शन लेने में लग गए क्योंकि आप वहाँ WHO को काटने की हालत में नहीं थे। बयान जरूर जनता को भरमाने के लिए दे दिया था आपने। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे गाम्बिया का मैंने बताया कि 69 बच्चों की मौत हुई थी कफ सिरप के ज़रिए। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट मिले हुए थे और वो एलिमेंट कितने खतरनाक होते हैं, उनसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताया था। उज्बेकिस्तान के भी 18 बच्चों की मौत हो गई। 22 दवाएं एक ही कंपनी की मिलावटी और नकली पाई गई थी, ये भी खबर आई थी। और इसमें यूपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारे एक्शन लिए थे। ब्राज़ील, मैक्सिको, पाकिस्तान को ये दवा भेजी गई थी और ये अवैध गतिविधि पकड़ी गई थी। इसके बाद में दवा कंपनी गिरफ्तार हुई थी। 2013 में रेनबेक्सी जैसी बड़ी कंपनी को भी नकली दवा बनाने और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के मामलों में, मिलावटी दवा नकली नहीं, दोषी पाया था और 50 करोड़ डॉलर का जुर्माना अमेरिका के कोर्ट में लगाया नहीं गया था। रेनबेक्सी देने को तैयार हो गई थी। 50 करोड़ डॉलर का जुर्माना दिया क्योंकि मिलावटी दवा भारत की दवा कंपनी बेच रही थी। कोरोना वायरस के टाइम में भी धड़ल्ले से एक वो दवा बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, रेमडेसिविर, हर आदमी उसको लगाए पड़ा था। हालांकि भारत सरकार कह रही थी कि इससे कोई फ़र्क नहीं होता और उस समय इस दवा को भी खूब नकली बनाया और बेचा गया। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमको बताती हैं कि हमारे देश में जो दवाएं बन रही हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है। मैं आपको वहाँ ले जाना नहीं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है वो एक ही कंपनी की दवा क्यों लिखते हैं। मैं आपको यहाँ ले जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी आंखें चेक कराने गया था डॉक्टर साहब के पास। 3 महीने के लिए एंटीबायोटिक डाला आँख में, उन्होंने पर्चे पे लिख के दिया है। भाई मैंने दूसरे डॉक्टर साहब से पूछा, बोले कोई आँख में इन्फेक्शन है क्या? मैंने कहा नहीं है। तो बोले क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने लिख के दिया पर्चे पे 3 महीने के लिए एंटीबायोटिक डाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हर जगह तो आप विवाद में नहीं पड़ सकते। तो इस तरह से जो है अंधाधुंध एक तो दवाएं लिखी जाती हैं, दवाओं का इस्तेमाल होता है, इसी ब्रांड की खरीदना, उसी ब्रांड की खरीदना, ये होता है। ये सब तो चल ही रहा है। और इस बीच में अगर भारत में दवाओं की क्वालिटी पे ये सवाल उठ रहा है। अच्छा देखिए, ये चोरी आपकी कब पकड़ी गई है? अब बाइक चलाते हैं ना बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस के, तो कब पकड़े जाते हैं? जब अपने मोहल्ले से निकल के मेन सड़क पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं। वैसे ही ये दवा कंपनियां भारत में तो हमको कुछ भी खिला रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 15 दिन के अंदर इतने सारे छापे मार दिए, इतनी कंपनियों पे एक्शन ले लिया। इतने सालों से यही कंपनियां दवाएं बना रही हैं, यही कंपनियां भारत में दवा बेच रही हैं, यही कंपनियां मुझे और आपको दवा दे रही हैं। इन्हीं कंपनियों की हम दवा खा रहे हैं। कई बार इन्हीं कंपनियों की दवा असर नहीं करती हैं, मरीज मर जाता है। अब एक आदमी क्रिटिकल केयर में अस्पताल से निकल के आया, ICU से निकल के आया, उसको दवा की बहुत ज़रूरत है, उस दवा के बगैर उसकी जान नहीं बच सकती और वो दवा नकली निकल गई। इसको तो कोई नहीं जान सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि भारतीय बाजार में बिकने वाले दवा उत्पादों में 20% नकली होते हैं। यानी हर 5वीं टैबलेट जो आप खा रहे हैं वो नकली हो सकती है। जो दवा आप खा रहे हैं वो नकली बिक रही है। और सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2007 से 2020 के बीच जो केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नतीजे इकट्ठे किए गए, उनमें 7500 से अधिक, 7500 से अधिक दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। 1918 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी कि भारत में मौजूद कुल जेनरिक दवा में लगभग 4.5% दवाएं घटिया थीं। इसके अलावा भारत में 12,000 से अधिक जो दवाइयां हैं, दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो भी कहें, उनमें से सिर्फ 1/4 ही WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अगर आप एक देखें
कि जो कंपनियां हैं जिस तरह की दवा बता रही हैं वो अपने आप में बना रही हैं, वो अपने आप में एक चिंता की बात है। अब लोग कहते हैं सॉल्यूशन बताइए। नकली दवा बन रही है धड़ल्ले से देश में, ये तो सब तरफ पकड़ा जा रहा है। नकली दवाओं पे धरपकड़ भी तब होती है जब विदेशों में कहीं कुछ हो जाता है तो भारत के नियामक चेतते हैं, वरना आराम से बैठे रहते हैं। चाय पानी, आजकल तो बंद लिफाफे का भी कल्चर, बंद लिफाफा भी आ जाता होगा भाई। तो ऐसी स्थिति में आप और मैं कैसे तय करें कि कौन सी दवा नकली है? ये मैं अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड एडवाइजेबल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इसका अमल आप करें ना करें इस पर करें कि एक आदमी अपने दिमाग से कुछ बता रहा है, इसका कहीं लिखा हुआ नहीं है। नकली चीज़ कौन सी बनती है? नकली चीज़ वो बनती है जो सबसे ज़्यादा बिकती है, जो पॉपुलर ब्रांड होता है। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली दवा होगी, जो ब्रांड सबसे ज़्यादा बिकता होगा, वो ही नकली बनेगा। और जो ब्रांड सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसी को डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा लिख रहे हैं, और उसको डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा लिख रहे हैं, इसके पीछे डॉक्टर साहब का मोटिवेशन भी सबसे ज़्यादा है। और मोटिवेशन शायद सबसे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर साहब को पीछे से जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो उनको बताते होंगे कि उनकी दवा सबसे अच्छी है या उनकी दवा को सबसे ज़्यादा लिखने से क्या लाभ हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के जब आप दवा खरीदने जाते हैं तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं वो अगर बहुत पॉपुलर ब्रांड है, सबसे ज़्यादा दवा वही बिकती है। अभी बीच में याद है एक बार कैलपोल का कांड हुआ था। कैलपोल चूँकि सबसे ज़्यादा लिखी और बेची जा रही थी तो उसमें गड़बड़ी निकल आई थी। तो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है, एक तो नकली होने का खतरा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो छापने वाले, दवा बनाने वाले लोग हैं वो भी वही छापेंगे सबसे ज़्यादा, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप दवा नकली खरीदेंगे, जो बनाएगा वो महंगी दवा को नकली बनाएगा क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होगा। एक दवा 50 रुपये वाली है, एक दवा 500 रुपये वाली है। 500 रुपये वाली ब्रांड को अगर वो नकली बनाएगा तो उसको मोटा मुनाफा होगा, वो आगे भी उसको पास कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नकली दवा बनाए उसमें 5 रुपये का मुनाफा हो तो उसमें वो केमिस्ट को भी, जो बेईमान केमिस्ट है उसको भी फ़ायदा पहुंचा दे, सबको पहुंचा दे, तो मुमकिन ही नहीं है। मार्जिन बड़ा होना चाहिए, ये भी एक पहचान है। तो जो भी आदमी नकली दवा बनाएगा वो आदमी मोटा मार्जिन लेकर चलेगा। तो जाहिर बात है जो महंगी दवाएं हैं वो नकली होंगी, जो सस्ती दवा है उसके नकली होने के चांसेस नहीं है। जो 2 रुपये की गोली, 1 रुपये की गोली है या 2 रुपये में 10 गोलियां आ रही हैं, उसकी नकली बना के वो क्या कर लेगा? वो उसको लगेगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो करना क्या चाहिए? मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मैं जब दवा की दुकान पर दवा खरीदने जाता हूँ तो उसको कहता हूँ भाई ये जो दवा है इसका सबसे सस्ता वाला सब्स्टिट्यूट क्या है तेरे पास? बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ दवा की दुकान पर जाते हैं, डॉक्टर साहब ने जो लिखी है स्पेलिंग मिला के वही दवा देना। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, और मैं अपने बहुत सारे अनुभव हैं जिनको साझा कर सकता हूँ आपके साथ में कि वही दवा एक कंपनी और बी कंपनी, देखिए 2 कंपनियाँ हैं, वही दवा ए कंपनी 30 रुपये की बेच रही है और बी कंपनी 200 रुपये की बेच रही है, और दूसरी दवा वही दोनों कंपनियाँ हैं जिसका उल्टा हो जाता है, 20 वाली 200 हो जाती है। यानी एक दवा एक कंपनी सस्ती बेच रही, दूसरी सस्ती बेच रही। तो भाई मैं तो केमिस्ट को बोलता हूँ इसमें सबसे सस्ता सब्स्टिट्यूट जो हो भैया मुझे दे दो, सॉल्ट नेम वही होना चाहिए। पहली चीज़, मैंने एक वीडियो बनाया था जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड पे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे सस्ती दवा, आजकल तो बहुत सारे जेनरिक ब्रांड आ गए हैं, जेनरिक कंपनियाँ आ गई, और खुद सरकार, भारत सरकार ने दवा क्या है वो जेनरिक दवाओं का एक पूरा प्रकल्प शुरू कर दिया है। तो क्यों ना हम सस्ती दवाएं खरीदें, पैसे भी बचाएं और नकली दवाओं से भी बचें। क्योंकि अगर ये बात कही जा रही है कि हमारे मार्केट में हर 5वां भी टैबलेट नकली है, हमारे पास 20% दवाएं इस देश में नकली बिक रही हैं, तो उससे बचने का यही तरीका है जिसमें नकली दवा बनाने वाले को आर्थिक लाभ ना हो वो दवा खरीद लो। एक दवा की अगर 100 करोड़ गोलियां बिकती हैं, 50 करोड़ गोलियां बिकती हैं, नकली बनाने वाला झटपट बना लेगा। एक दवा की 5 लाख गोलियां बिकती हैं, उसको थोड़ी बनाएगा, कहेगा अरे छोड़ो इस पर कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लेकिन इसको भी समझें कि ये जो कुछ
हो रहा है कारोबार, इस कारोबार में कितनी हकीकत है, क्या ये वाकई इस देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अगर बदनाम करने की साजिश है हम मान सकते हैं, लेकिन फिर देश की ही सरकार, देश की ही नियामक संस्थाएं इनमें गलतियां कैसे पा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के बीच में एक सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में आपको याद होगा जो हमारे यहाँ की टीका बनाने वाली कंपनी है जो विदेशों को टीके निर्यात करती थी, उसमें आग लग गई थी। तो ये सब चीज़ें भी कुछ कुछ संदेह पैदा करती हैं, तो समझना होगा। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो रहा है, हमने आपको वो बता दिया, मैंने अपने अनुभव से आपको वो तोड़ बता दिया कि जिसके अंदर आप सुरक्षित रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।